फाइनली चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और देखिए एक एक राज्य कांग्रेस गठबंधन और बीजेपी गठबंधन जीत चुके हैं। उपचुनावों में खेला हो गया है और हमेशा की तरह ईवीएम आरोपों की बौछार हो गई है। एग्जिट पोल फेल हो गए हैं। नतीजों का पूरा निचोड़ रिमझिम के 5 पॉइंट्स में आपको समझना है। सबसे पहले बीजेपी गठबंधन के तूफान में आखिरकार कौन डूब गया। महाराष्ट्र में जो एनडीए ने किया है वो लिटरली एक इतिहास है। दूसरा देखिए कैसे हीरो बनकर छाया कांग्रेस गठबंधन, क्योंकि कांग्रेस गठबंधन यानी इंडिया गठबंधन ने झारखंड में 24 साल का इतिहास बदल दिया है। तीसरा, उपचुनावों ने किस किस का माथा घुमाया। देखिए उपचुनावों के जो नतीजे आए हैं उससे सच में कई लोगों का माथा घूम गया है। चौथा, ईवीएम आरोपों की बौछार में कौन कौन फंसा, और देखिए हमेशा होता है, ये कोई नया नहीं है और मैं आपको बताऊंगी कि क्या खेला हुआ है। और पांचवा कि आखिरकार फिर से एग्जिट पोल फेल कैसे हो गए। लेकिन जो एक्सिस माई इंडिया के रोने वाले प्रदीप गुप्ता थे पिछली बारी 2 बारी, वो इस बार बहुत मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि वो एक अकेले हैं, यानी उनकी एक एजेंसी अकेली है जो इस बार पास हुई है। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। सबसे पहले आप नजर डालिए आंकड़ों पर। महाराष्ट्र में देखिए क्या हुआ है। 228 एनडीए के पास, मानिए ये प्रचंड बहुमत है। कोई भी एग्जिट पोल, कितने भी आपने जितने भी एक्सपर्ट्स को सुना होगा नतीजों से पहले, कोई इतना ज्यादा बोलने की हिम्मत तक नहीं कर रहा था। इंडिया गठबंधन 47, अदर्स के खाते में 13। और अगर आप ये यहां पर देखते हैं, बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी 132, शिंदे जो है वो 55 पे आ गए। एनसीपी यानी अजीत पवार की पार्टी 41, उद्धव की पार्टी आप देखिए 21, कांग्रेस 16 और शरद पवार की पार्टी 10। यानी बात तो हो रही थी कि अजीत पवार अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन हुआ उल्टा। इधर जो सबसे कम सीटें आई हैं वो शरद पवार की आई हैं। अगर आप जोड़ लेते हैं ना, इधर आप शरद पवार की पार्टी को जोड़िए, कांग्रेस की सीटें जोड़िए और उद्धव की सीटें जोड़िए, इन तीनों के बाद भी जो आंकड़ा होगा ना वो अकेले शिंदे से कम होगा। तो आप देखिए किस तरीके से इधर बहुत बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। झारखंड में देखिए इंडिया गठबंधन की सरकार 57, एनडीए के पास 23, अदर्स के खाते में 1। और यूपी उपचुनाव में अगर हम देखते हैं तो देखिए 60 सीटें बीजेपी के पास और 2 सीटें एसपी के पास। और देखिए प्रदीप गुप्ता यहीं बैठे हुए हैं, आपको बहुत मुस्कुराते हुए दिख रहे होंगे, लेकिन जब लोकसभा में एग्जिट पोल हुए थे और किस तरीके से आंकड़ों को मुंह के बल की खानी पड़ी थी, किस तरीके से हरियाणा विधानसभा में जितने भी एग्जिट पोल थे वो फेल हो गए थे। और उस वक्त आपको याद होगा, मैं आपको लास्ट में बताऊंगी किस तरीके से एग्जिट पोल स्ट्रोल हुए थे, लेकिन इस बार ये हीरो बन गए हैं। लेकिन सबसे पहले आप देखिए बीजेपी गठबंधन के तूफान में कौन डूबा, इसके पीछे की वजह क्या रही। देखिए महाराष्ट्र में बीजेपी का स्ट्राइक रेट 86% रहा है, ये बहुत ज्यादा होता है। एनडीए का तूफान आया है, ज्यादा वोटिंग से महायुति को फायदा हुआ है। मैं आपको पॉइंटर्स बता रही हूं भाई कि आखिरकार हुआ क्या। आप याद कीजिए 1990 में बाल ठाकरे के सामने छोटे भाई की हैसियत से रहती थी बीजेपी, और कितनी सीटें पाई थी 1990 में? 42। लेकिन इस वक्त अकेले ही इतना करीब आ गई है बहुमत के। बाला साहेब के बेटे उद्धव की शिवसेना को देख लीजिए, सिर्फ 17 जीती है अभी तक, जिसमें आगे चल रहा है मामला। पलट गए 5 महीने पहले हुए लोकसभा के समीकरण। आप 5 महीने पहले जो लोकसभा के नतीजे आए थे, हम सब ने आपको बताया था कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी, और जितने भी उद्धव ने पछाड़ दिया था शिंदे गुट को, शरद पवार गुट ने पछाड़ दिया था अजीत पवार के गुट को लोकसभा में, लेकिन देखिए विधानसभा में खेला होगा। 5 महीने के अंदर बीजेपी ने यानी एनडीए गठबंधन ने पूरी की पूरी बाजी को पलट दिया। अच्छा, क्या क्या काम किया। माझी लाडकी बहन महायुति को महिलाओं का वोट, इधर जो ये स्त्री फैक्टर है ना, वो स्त्री है, कुछ भी कर सकती है। तो दोनों राज्य, चाहे आप महाराष्ट्र ले लीजिए, झारखंड ले लीजिए, महाराष्ट्र में ये जो लाडकी बहन योजना है, यानी महिलाओं ने जितना वोट किया है महायुति को, उससे ही इन्होंने सत्ता बना ली है। और झारखंड में भी यही हुआ कि ऐसी ही स्कीम महिलाओं के लिए, यानी आपने महिलाओं को सम्मान दिया जहां, वहां पर आपकी सत्ता आ गई। झारखंड में इंडिया गठबंधन जीत गया क्योंकि उन्होंने महिलाओं के लिए ऐसी स्कीम चलाई। महाराष्ट्र में भी देखिए लाडकी बहन योजना, क्योंकि मध्य प्रदेश, आपको याद होगा मध्य प्रदेश में भी यही चीज काम की थी। इधर जो पूरी की पूरी योजना थी महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए, मध्य प्रदेश में काम की, इधर महाराष्ट्र में काम करती। 2.5 लाख रुपए से कम सालाना कमाई वाले परिवार की महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए जाता है। ये है इसका कमाल, ये है स्कीम का कमाल। और देखिए जुलाई से अक्टूबर तक कितना, लिटरली 2 करोड़ महिलाओं को फायदा हुआ है। 2 करोड़ महिलाओं से ज्यादा इधर फायदा हुआ है। स्त्री ने कमाल कर दिया यहाँ पर। एनडीए का नया वादा है कि हर महीने हम 2100 रुपए देंगे, और जो ये वादा है और जो ये जितने पैसे मिल रहे थे, बस ये कमाल कर गए। और भी बहुत सारे फैक्टर्स रहे, लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर्स ये रहा। देखिए एमपी में भी हमें देखने को मिला था, जमीन पर उतरा संघ।
जो हम कहते रहे कि पहले लोकसभा में हमने देखा था भाई आरएसएस और बीजेपी के बीच में थोड़ी सी नोकझोंक हमने पाई थी, लेकिन अगर हम ग्राउंड पे उतर के देखते हैं, हरियाणा में भी देख लीजिए कि संघ ने कमाल कर दिया। आरएसएस के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो ग्राउंड पे उतरे बीजेपी के लिए। इस बार भी यही हुआ है, बैठकें कर बीजेपी के लिए मांगे वोट, और कोई एक दो बैठकें नहीं की हैं। 60,000 कार्यकर्ता ग्राउंड पे थे, लगभग 12,000 बैठकें हुई हैं। हरियाणा में भी ऐसे ही ग्राउंड पे उतरकर बीजेपी को संघ ने किस तरीके से जितवाया। एमवीए ने दोहराए लोकसभा मुद्दे तो फेल हो गए। इंडिया गठबंधन ने क्या कहा कि भाई संविधान और आरक्षण का मुद्दा जो लोकसभा के वक्त चलेगा वो भी चल जाएगा, लेकिन वो नहीं चला। महाराष्ट्र में आपको पता है लोकल मुद्दों पे चुनाव होता है, ये आपका संविधान और आरक्षण नहीं चला, एमवीए के मुद्दे फेल हो गए। अकेले शिंदे ने पूरे एमवीए गठबंधन को लपेट लिया। ये मैंने आपको बताया है पहले भी कि किस तरीके से अगर आप तीनों पूरे एमवीए गठबंधन की सीटों जितनी वो पाई हैं वो आप जोड़ लेते हैं और एक अकेले शिंदे को देख लेते हैं, शिंदे की ज्यादा है उन लोगों से। कई सारे वोट कटवों ने बीजेपी का करवाया फायदा। अच्छा, एक तो इतने सारे लोग इसमें उतरे हुए थे, महाराष्ट्र 158 पार्टीज। अभी जितने भी अगर आप समीकरण इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे जाके देखेंगे ना, तो इतने वोट कटे हैं। मतलब अगर सोचिए कि एक पूरी की पूरी सीट पर 15-20 जने और उनको बहुत सारे वोट मिले, तो वो वोट कटवा होगा। और इससे किसका फायदा हुआ? बीजेपी का फायदा हुआ। 2014, 19, 24 में बीजेपी ने लगाई हैट्रिक, यानी देखिए 3 बार से लगातार अब बीजेपी जीत चुकी है। अब अगला देख लेते हैं कि आखिरकार किन चेहरों ने खूब चौंकाया। तो देखिए मानखुर्द शिवाजी नगर की सीट है महाराष्ट्र में, वहां पर समाजवादी पार्टी के अबू आजमी जीत चुके हैं। अगर आप भिवंडी ईस्ट में देखते हैं, रईस कसम शेख समाजवादी पार्टी से जीत चुके हैं। और देखिए अबू आजमी के सामने नवाब मलिक हार गए हैं और एआईएमआईएम के नेता हार गए। बहुत क्लोज फाइट थी एआईएमआईएम के नेता के बीच में और अबू आजमी के बीच में, लेकिन अबू आजमी कमाल कर गए। नवाब मलिक तो चौथे नंबर पर आए हैं। अणुशक्ति नगर शरद के फवाद अहमद हार गए और उन्होंने देखिए आप स्वरा भास्कर के पति हैं ये, और आपने देखा होगा किस तरीके से सोशल मीडिया पर ये लोग छाए रहे थे, किस तरीके से स्वरा भास्कर की स्पीच वायरल हुई, किस तरीके से अभी जब ये हार गए हैं तो इन्होंने आरोप भी लगाया है कि भाई मेरे साथ ईवीएम घोटाला हुआ है। यानी वो जो 99% वाला जो एक आरोप आपने पिछली बार सुना होगा, मैंने अपने आपको शो में बताया था, वो सेम आरोप लगा दिया है। अभी आगे बताऊंगी, लेकिन आप देख लीजिए कि भाई इनके पति जो हैं वो हार गए हैं और इसी सीट से नवाब मलिक की बेटी जीत गई हैं चुनाव। देखिए सना मलिक चुनाव जीत गई हैं। अब देखिए बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान सिद्दीकी भी हार चुके हैं चुनाव। एनसीपी यानी अजीत पवार की पार्टी से लड़े थे। आपको पता है बाबा सिद्दीकी के साथ क्या हुआ था। उसके बाद एनसीपी ज्वाइन की इनके बेटे ने, लेकिन चुनाव हार गए। आगे देखिए कि कैसे एमएनएस चीफ मनसे चीफ राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे भी चुनाव हार चुके हैं। आदित्य ठाकरे 8,000 वोटों से जीते हैं और किसको हराया है? मिलिंद देवड़ा को हराया है। अजीत के आगे हारे योगेंद्र पवार, यानी ये जो थर्ड जनरेशन उतरी हुई थी ना शरद पवार की पूरे के पूरे पार्टी की तरफ से, योगेंद्र पवार ले लीजिए चाहे आप रोहित पवार ले लीजिए, दोनों हार चुके हैं। और देखिए अब उधर यही कहा जा रहा है महाराष्ट्र में कि असल दादा तो अजीत दादा ही हैं और एनडीए की वहां पर बम बम हो गई है। लातूर सीट से रितेश के भाई अमित देशमुख जीत चुके हैं, लेकिन जो इनके दूसरे भाई लड़ रहे थे लातूर रूरल से, वो हार गए हैं। अब देखिए किन चेहरों में खूब चौंकाया में एक और चेहरा है हेमंत सोरेन और मेनली उनकी पत्नी कल्पना सोरेन। हेमंत सोरेन क्योंकि उन्होंने भाई इतिहास बना दिया है। 24 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि एक ही पार्टी जो सत्ता में थी वो दोबारा आ गई है। तो हेमंत सोरेन तो हीरो बन गए, लेकिन वो अपनी जीत का श्रेय किसको देते हैं? कल्पना सोरेन यानी उनकी बीवी। खुद तो 13,000 वोटों से जीती हैं, लेकिन कहना है हेमंत सोरेन का वन मैन आर्मी है। जब हेमंत सोरेन अंदर जेल में थे तो पूरा मोर्चा कल्पना सोरेन ने संभाला हुआ था। अच्छा, चंपई सोरेन झारखंड के सीएम, भाई हेमंत सोरेन जब जेल गए थे तो अपने पीछे चंपई सोरेन को छोड़ के गए थे कि तुम संभाल के रखना, वो सीएम रहे। हेमंत सोरेन बाहर आए, उन्होंने कहा कि अब ठीक है, अब मेरा पद दे दो मुझे वापस, तुम हटो, और नाराज हो गए और वो उधर चले गए बीजेपी में। अब वो भी जीत चुके हैं, चंपई सोरेन जीते, लेकिन इनका जो बेटा है बाबूलाल सोरेन वो हार गए हैं। अब देखिए दूसरा, कैसे हीरो बनकर छाया कांग्रेस गठबंधन। अब इसके भी कुछ फैक्टर्स देख लीजिए। झारखंड में जेएमएम के हेमंत ने तोड़ा 24 साल का रिकॉर्ड। मैं आपको बता चुकी हूं कैसे। आदिवासी बाहुल्य सीट पर हेमंत सोरेन का जलवा हो गया। हेमंत सोरेन की जेल बीजेपी के लिए बैकफायर कर गई। भाई साहब यही कह रहे हैं कि बीजेपी जितना भी सब कुछ हुआ कि हेमंत सोरेन को जेल जाना पड़ा, बीजेपी ने कई आरोप लगाए और फिर जब जेल से वापस आए तो बिल्कुल निर्दोष होकर आए, यानी उनके आरोप सबूत में कन्वर्ट ही नहीं हो पाए, उन पे कोई आरोप ही नहीं लगे। तो ये जो पूरा का पूरा फैक्टर है हेमंत सोरेन को बल दे गया। और वहाँ की जो जनता है थोड़ी इमोशनल है, हेमंत सोरेन से लगाव है, तो फिर ये चीज बर्दाश्त नहीं कर पाए, तो हेमंत सोरेन को जिता दिया। कल्पना सोरेन ने संभाला मोर्चा, मैया योजना का चला जादू। इधर भी देखिए महिलाओं का ही चला है जादू।
कैसे झारखंड में भी मैया योजना के सहारे सत्ता में आ गए हैं इंडिया गठबंधन के हेमंत सोरेन। अच्छा, कांग्रेस भी अच्छी खासी सीटें पाई है। अभी मैं आपको और आंकड़ा बता देती हूं। मुस्लिम, यादव और आदिवासी सीटों पर बंपर जीत। ये जो आदिवासी पॉलिटिक्स है ना हेमंत सोरेन की, वो बड़ी काम कर गई वायनाड में। अब देखिए कांग्रेस की जीत देखिए कि चलो झारखंड में तो उन्होंने सीट पाई, इंडिया ने चमत्कार कर दिया, 24 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया, राहुल और हेमंत सोरेन की जोड़ी छा गई। लेकिन प्रियंका गांधी ने कमाल कर दिया है। वायनाड में बहन प्रियंका ने तोड़ दिया है अपने भाई राहुल गांधी का रिकॉर्ड। कैसे भाई? सबने यही कहा था वायनाड में, देखिए जीत पक्की है प्रियंका गांधी की, क्योंकि राहुल गांधी ने अपनी सीट छोड़ी, वो वहां से सांसद थे, लेकिन अपनी बहन के लिए, क्योंकि फिर उनको दूसरी भी अपनी सीट चुननी थी, तो उन्होंने अपनी सीट छोड़ी। और देखिए बहन प्रियंका पहली बार उतरी हैं, पहली बार अपना डेब्यू किया और 4 लाख से ज्यादा वोटों से जीती है। मैं आपको बता दूं, राहुल पिछली बार 3.64 लाख वोटों से जीते थे। मतलब अपने भाई का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया प्रियंका गांधी ने। अब आप देखिए संसद में दोनों जन पार्लियामेंट में बैठेंगे, बहन भाई। पहली बार ऐसा होगा कि एक तरफ बीजेपी और एक तरफ ये दोनों बहन भाई बैठेंगे। और देखिए आपको पता होगा सोनिया गांधी भी राज्यसभा की सदस्य हैं, तो सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी तीनों के तीनों पार्लियामेंट के सदस्य, और पहली बार भाई बहन की जोड़ी पार्लियामेंट में कमाल दिखाएगी। और आई एम श्योर आप उन विजुअल्स के लिए वेट कर रहे होंगे। अब देखिए कितने लोग गांधी परिवार से रह चुके हैं। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, फिरोज गांधी, संजय गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, मेनका गांधी, वरुण गांधी, राहुल गांधी और अब प्रियंका गांधी। अब देखिए इलेक्शन कमीशन पे जो लास्ट अपडेट है, खैर अभी ना शाम तक भी ये इधर उधर होता रहता है मामला, लेकिन अब थोड़ा स्टेबल है। महाराष्ट्र में देख लीजिए 132 बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी। शिंदे ने कमाल किया है, शिंदे का जो फैक्टर है। अब देखिए फडणवीस और शिंदे के बीच में अब जो सीएम कौन बनेगा वो आगे पता चलेगा, लेकिन शिंदे ने अपना कमाल दिखा दिया है। सत्ता में होके भी कहा जा रहा था भाई सत्ता विरोधी लहर है, बहुत सारी फैक्टर्स हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एनसीपी, अजीत पवार का अस्तित्व खतरे में है ऐसा कहा जा रहा था, लेकिन ऐसा नहीं दिखा। 41 सीट, यूबीटी 21, कांग्रेस 16। और इधर देख लीजिए शरद पवार की पार्टी 10 सीट्स, सपा ने 2 सीटें पा ली और अदर्स और दूसरों के खाते में 11 सीट्स आई हैं। झारखंड में देखिए जेएमएम 34, बीजेपी दूसरी बड़ी पार्टी 21, कांग्रेस ने भी अच्छा प्रदर्शन किया 16, आरजेडी 4। आरजेडी ने झारखंड में अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन सोचिए बिहार की आरजेडी झारखंड में अच्छा प्रदर्शन कर लेती है, लेकिन बिहार के जो उपचुनाव में थे उसमें पूरी साफ हो जाती है। लेफ्ट की पार्टी 2 और देखिए आजसू 1 और एलजेपी आरवी 1। अब आप ये देख लीजिए पूरा का पूरा महाराष्ट्र का नक्शा है। इसमें भगवा ऑब्वियसली बीजेपी और ब्लू में आपको कांग्रेस दिख रही होगी, और आपको पता चल रहा होगा कि कैसे महाराष्ट्र पे पूरी की पूरी पकड़ अब बीजेपी यानी एनडीए गठबंधन की है। अच्छा, एक और इसमें फैक्टर निकल के आता है सामने कि भाई लोकसभा में जो भी पूरे हमने समीकरण देखे थे उसमें इंडिया गठबंधन आगे लग रहा था। 5 महीनों में आप देखिए तस्वीर कैसे पलट गई। उस टाइम पे जो अनुमान लगा था कि देखिए अगर उस वक्त पे लोकसभा की जो सीटें उनको जब विधानसभा में कन्वर्ट किया गया था, तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था बीजेपी 79 लाएगी, कांग्रेस 63 लाएगी, शिंदे की पार्टी 40 लाएगी, उद्धव 57 लाएंगे, अजीत 6 लाएंगे महज, और शरद पवार 34 लाएंगे। कि भाई लोकसभा के समीकरण को जब हमने विधानसभा की सीटों में कन्वर्ट किया तो यह आंकड़ा था, लेकिन 5 महीनों में ऐसा खेल पलटा कि देखिए बीजेपी 79 से 128 ले आई। अनुमान था ये, लेकिन ले आई 128। कांग्रेस 63 से देखिए 20 पर आ गई। भाई कांग्रेस से बहुत बड़े बड़े उम्मीदें लगा ली थी क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी बनी थी, यानी ज्यादा सीटें पाई थी, लेकिन अब देखिए -43। शिंदे 40 से 56 पे चले गए, उद्धव 57 पे 17 पर आ गए, अजीत पवार 6 से 36 पे चले गए, और देखिए शरद पवार 34 से 13 पर आ गए। इस तरीके से पूरा 5 महीने में लोकसभा के बाद ये खेल पलटा है। अब देखिए उपचुनाव में क्या खेल हुआ है। उपचुनाव में सबसे पहले अगर मैं आपको बिहार की बात करती हूँ तो देखिए भारतीय जनता पार्टी, आपने दिख रहा होगा कि इस पे भी रामगढ़ में भी भारतीय जनता पार्टी, तरारी में भी भारतीय जनता पार्टी, इधर जो इनका हम गठबंधन है वो जीत गया। गुजरात की सीट में जो एक उपचुनाव था उसमें भारतीय जनता पार्टी। अगर आप और आगे देखेंगे, देखिए छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी। अगर आप इधर आ जाते हैं कर्नाटक में कांग्रेस ने कमाल किया। सारी की सारी सीटें 1, 2, 3 यानी 3 सीटों पर उपचुनाव था, तीनों पर कांग्रेस जीती है। केरल में भी 1 सीट पर उपचुनाव था, कांग्रेस जीती है। तो दक्षिण, भाई ऐसे ही थोड़ी ना कहा जाता है, दक्षिण गढ़ है कांग्रेस का, और साउथ में कांग्रेस ने फिर अपना कमाल बता दिया है। कर्नाटक की 3 सीटें जीत ली, केरल की जीत ली, केरल की 2 सीटें, इनफैक्ट दोनों सीटें आप देखिए, एक पे कांग्रेस और एक पे लेफ्ट की पार्टी। आगे आएंगे अगर आप देखिए मेघालय भी है, मध्य प्रदेश भी है। आप देखेंगे मध्य प्रदेश की 1 सीट पे कांग्रेस जीत गई है। अच्छा, मध्य प्रदेश में बीजेपी का जीतना इज नॉर्मल, लेकिन मध्य प्रदेश में कांग्रेस का जीत जाना ये बड़ी बात है कांग्रेस खुद के लिए। पंजाब में देखिए आम आदमी पार्टी ने कमाल कर दिया,
तीनों की 4 सीट पर चुनाव थे, 3 पर आम आदमी पार्टी आई है और 1 पर कांग्रेस आई है बरनाला से। आप देख सकते हैं किस तरीके से आम आदमी पार्टी के लिए भी एक बढ़त है। तीनों सीटों पर आम आदमी पार्टी छाई है। राजस्थान में देख लीजिए, राजस्थान में अगर आप देखते हैं तो कांग्रेस ने दौसा की सीट पर लीड कर रही थी और मेरे ख्याल से अभी तक जीत भी चुकी होगी। अगर आप इधर देखेंगे भारतीय जनता पार्टी, अच्छा भारतीय आदिवासी सीट भी पार्टी भी एक सीट जीती है 84 की। और अगर आप आगे चले जाते, देखिए सिक्किम में तो पहले ही निर्विरोध हो गए थे चुनाव। आगे देखिए उत्तर प्रदेश में क्या खेला हुआ है, 2 सीटें सपा जीती है। कौन कौन सी सीटें सपा जीती है? एक आपकी सीसमाऊ और एक आपकी करहल सीट, यानी तेज प्रताप यादव और नसीम सोलंकी इरफान सोलंकी की पत्नी। पहला चुनाव था और देखिए इन्होंने कमाल कर दिया, बहुत चर्चा में है ये। आगे देखेंगे सारे के सारे पे आपको बीजेपी दिखेगी, एक पे आपको आरएलडी दिखेगी, यानी गठबंधन जिसके साथ है आरएलडी मीरापुर की सीट पे। अब सबसे बड़ा जो खेल हुआ है वो कुंद्रकी सीट पर हुआ है। 11 मुस्लिम थे, एक प्रत्याशी था बीजेपी का, नाम है रामवीर सिंह ठाकुर, हिंदू, और वो जो सीट है वो भी पूरी मुस्लिम, जितने भी वोटर्स थे सारे मुस्लिम थे। प्रत्याशी भी 11 मुस्लिम थे, लेकिन जीता कौन? एक अकेला हिंदू ठाकुर, देखिए रामवीर सिंह। इसका भी आगे मैं आपको बताती हूँ। वेस्ट बंगाल में अलग कमाल हुआ है। वेस्ट बंगाल में 6 की 6 सीटें टीएमसी जीत गई है। भाई आरजे कर वाला जो केस हुआ था, आपको पता है कितना लंबा, और अभी तक भी उसके घाव भरे नहीं हैं। मुझे रिपीट करने की जरूरत नहीं है बंगाल में डॉक्टर बेटी के साथ क्या हुआ था और उसके बाद क्या विरोध की लहर थी ममता के खिलाफ। लेकिन सबको लगा उपचुनाव होंगे और ममता का तो एकदम पूरा कट है मामला, लेकिन 6 सीटों पे 6 की 6 सीटों पर ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी जीत जाती है। आगे देखिए, एक मैं आपको छोटी सी बात बता देती हूँ। इधर देखिए बड़ा ट्रोल हो रहा है ये पूरा मामला। एजाज खान आपको पता होगा बिग बॉस के कंटेस्टेंट भी रह चुके हैं। इस बार इन्होंने चुनाव लड़ा, कौन सी सीट से लड़ा? वर्सोवा से लड़ा। अच्छा, वर्सोवा से जीते कौन है मैं आपको बता दूं, हरून खान जीते हैं। लेकिन अगर आप इधर देखेंगे छोटा सा एजाज खान को 155 वोट्स मिले हैं। कितने? 155 वोट। इनके फॉलोअर्स कितने हैं? 5 मिलियन से ज्यादा, यानी 50 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। इनके घर परिवार में बहुत ज्यादा लोग हैं, लेकिन इनको वोट सिर्फ कितने मिले हैं? 155। यानी बात तो ये हो गई कि इनके मुकाबले नोटा को भी ज्यादा वोट मिले हैं, नोटा को भी 1200 से ज्यादा वोट मिले हैं, लेकिन एजाज खान को 155 मिले हैं। और पूरे सोशल मीडिया पर इस बात की ट्रोलिंग हो रही है। आगे देख लीजिए, जो मैं आपको बता रही थी कि सना मलिक तो जीत चुकी हैं तकरीबन 3000 से ज्यादा वोटों से, और फहाद अहमद हार चुके हैं। इसमें भी आगे बताऊंगी कि फहाद अहमद की तरफ से, क्योंकि शरद पवार पार्टी से वो आते हैं, तो उनके क्या आरोप हैं। तो देखिए, क्योंकि हम उपचुनावों की बात कर रहे हैं तो थोड़े पॉइंटर्स में भी समझ लीजिए। यूपी महाराष्ट्र में चल गया योगी का बटेंगे तो कटेंगे। पहले तो पूरे की पूरी हेडलाइंस चल रही थी कि भाई बटेंगे तो कटेंगे, महाराष्ट्र में बैकफायर हो सकता है, क्योंकि वहां के जितने भी एनडीए के नेता कह रहे थे कि नहीं योगी का नारा इधर नहीं चलेगा, चाहे वो पंकजा मुंडे ले लीजिए, चाहे वो शिंदे ले लीजिए, चाहे वो अजीत पवार ले लीजिए। लेकिन अब सवाल तो यही है, योगी का जादू यूपी में भी चल गया, योगी का जादू महाराष्ट्र में भी चल गया। बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है। ये पूरे नारे जो कैंपेनिंग के दौरान चलाए गए वो सब कामयाब हो गए। बीजेपी ने कुंद्रकी जीतकर अयोध्या हार का बदला लिया, क्वेश्चन मार्क। पूरे मुस्लिम वोटर्स, पूरे मुस्लिम प्रत्याशी, भाई अयोध्या में क्या हुआ था? बीजेपी के ऊपर जो बीजेपी ट्रोल भी हुई थी, जो उन पे आरोप भी लगे थे कि जो फैजाबाद सीट है अयोध्या के पूरे उस क्षेत्र में आती है, वही बीजेपी नहीं जीत पाई। मतलब सोचिए, यूपी में अयोध्या ही नहीं जीत पाई तो कितना गहरा घाव था। लेकिन और उस पे कौन जीता था? सपा जीती थी। तो अब यही बदला बीजेपी ने ले लिया। कुंद्रकी पूरे मुस्लिम वोटर्स की सीट, मुस्लिम प्रत्याशी थे, लेकिन जीता कौन? बीजेपी का हिंदू चेहरा, जिनका नाम है, मैं आपको बता चुकी हूँ, रामवीर सिंह। 11 मुस्लिमों के बीच 65% के बीच ठाकुर जीता, रामवीर सिंह। अच्छा, इन्होंने क्या तरीका अपनाया, कैसे मुस्लिमों को अपनी तरफ किया? रामवीर सिंह सबसे पहले तो कैंपेन करने जाते हैं जालीदार टोपी पहन के, और फिर ये बताने की कोशिश करते हैं, लड़ाई क्या करवाते हैं? तुर्कजादे बनाम शेखजादे। मतलब कहते हैं कि जिनको तुम वोट देते हो वो तो तुर्क हैं, मतलब वो सारे टर्किश हैं, तुर्कजादे हैं, और उसके वर्सेस में शेखजादे की लड़ाई होती है। तो इस तरीके से इन्होंने पूरे के पूरे मुस्लिम वोटर्स का सपोर्ट अपनी तरफ किया। बंगाल में दीदी का जादू चल गया, बिहार में आरजेडी साफ हो गई। 2 से 3 सीटों पर पीके की पार्टी बड़ी वोट कटवा, यानी आपको भी पता है प्रशांत किशोर का डेब्यू चुनाव है ये, और बहुत, यानी मतलब कुछ 2-3 सीटों पर 40-40 हजार से ज्यादा वोट लिए हैं। तो अगर आप खुद वोट ले रहे हो, भाई जीत तो नहीं ले रहे, लेकिन किसी का तो वोट काट रहे हो। तो इसमें यही कहा जा रहा है कि आरजेडी के लिए पीके की पार्टी वोट कटवा बन गई, सबसे बड़ी वोट कटवा। और इन्होंने सोचा था भाई उपचुनाव डेब्यू है तो एक बार हम देख लेते हैं कि हमें वोट मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे, और पता चल गया वोट मिल रहे हैं भाई। और सबसे ज्यादा नुकसान किसको होगा? आरजेडी को होगा, अगर ये जोरों शोरों से, क्योंकि आपको पता है आगे आने कोई भी वाले चुनाव में, अगर ये ऐसे 2025 में चुनाव है
तो अगर पीके की पार्टी सारे के सारे सीटों पर उतरती है तो भाई वोट कटवा बनेगी आरजेडी के लिए। चौथा देख लीजिए, ईवीएम आरोपों की बौछार में कौन कौन फंसा। एमवीए के संजय राउत ने तो सबसे पहले कह दिया, यानी उद्धव की पार्टी ने, कि हम तो ये नतीजे मानते ही नहीं हैं, पैसों की हेराफेरी हुई है, ईवीएम में गड़बड़ी हुई है, कुछ ना कुछ तो झोल हुआ है। विपक्ष का आरोप है ईवीएम गड़बड़ी, बांटे गए रुपए। आपको याद होगा अभी वोटिंग से पहले ही आपने देखा होगा कि कैसे विनोद तावड़े आसपास पूरे गड्डी ऐसे लोग लहरा रहे थे और आरोप लगे कि भाई ये तो पैसा बांटते हुए, करोड़ों रुपए बांटते हुए पकड़े गए हैं, बीजेपी के महासचिव विनोद तावड़े। तो विपक्ष यही कह रहा है कि इन्होंने पैसे देकर वोट खरीदे हैं। इस तरीके के आरोपों के बीच इन्होंने मानने से इनकार कर दिया। संजय राउत ने तो हम ये नतीजा मानते ही नहीं, इलेक्शन कमीशन की बात मानते ही नहीं, इन सब ने मिलकर हमारे खिलाफ कोई साजिश की है। अनुशक्ति नगर में सना मलिक जीत गई और हार गए फहाद अहमद। तो इन दोनों ने ये बताया है, देखिए स्वरा और फहाद ने, कि कैसे ये 99% बैटरी वाला पूरी गड़बड़ी हुई है। कैसे गड़बड़ी हुई है अभी मैं आपको आगे बताती हूँ। अखिलेश यादव भी कूद गए कि उपचुनाव में जो वोटिंग नहीं करने दी थी ना मुस्लिमों को, ये इतने सारे विजुअल्स आए थे, आपको न्यूज़ 24 का भी एक रिपोर्ट पता होगी कि किस तरीके से रोका जा रहा था मुस्लिमों को। पूरे दिन ये खेला चला कि इनको वोट नहीं करने दिया जा रहा, उनको वोट नहीं किया। तो अखिलेश यादव ने कह दिया, उपचुनाव में दिख गया, नहीं वोट करने दिया आपने, नतीजा आपके सामने है। देखिए, इन्होंने हमारी सीटें चोरी की हैं, इन्होंने हर चुनावी क्षेत्र में नोटों की मशीन लगाई थी, संजय राउत का कहना है। आगे देखिए, इन्होंने बाकायदा एक पेपर ले आए स्वरा भास्कर के पति फहाद अहमद और बोला है कि 17वें राउंड तक तो मैं जीत रहा था और लीड कर रहा था, लेकिन जैसे 18वां राउंड होता है और कुछ ईवीएम्स आती हैं जो कि 99% चार्ज होती है, उसमें अचानक से बीजेपी जीतने लग जाती है, अचानक से, यानी बीजेपी इनफैक्ट सना मलिक जीतने लग जाती है, यहाँ मेरे ऑपोजिशन में जो खड़े हैं वो जीतने लग जाते हैं। तो ये तो झोल है। ये स्वरा भास्कर ने भी यही चीज़ रिपीट की है कि पूरे दिन होने के बावजूद ईवीएम मशीन 99% कैसे चार्ज हो सकती है। तो हम तो इस पर केस करेंगे। और फहाद अहमद ने तो लिख भी दिया है, ECI आई एम कमिंग आफ्टर यू, कि इलेक्शन कमीशन मैं तुम्हारे पीछे आ रहा हूँ। अब देखिए ये बात कहाँ जाती है। आपको पता है ये एक तस्वीर जब ये नुमानी से मिलने गए थे तो ट्रोल भी हुई थी स्वरा भास्कर, और ये पूरी की पूरी पिक्चर इनफैक्ट आप सबको याद होगा, मुझे दोहराने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो भी रहा हो, इस वक्त नतीजा यही है कि स्वरा भास्कर के पति फहाद अहमद, जो कि शरद पवार की पार्टी से थे, हार चुके हैं। अखिलेश यादव ने भी यही बताने की कोशिश की है, इलेक्शन को करप्शन का पर्याय बनाने वालों के हथकंडे तस्वीरों में कैद होकर दुनिया के सामने उजागर हो चुके हैं। ये कह रहे हैं कि चलिए हमको 2 सीटें आई, लेकिन सबको पता है कि हुआ क्या है उपचुनाव में, कुछ लोगों को वोट नहीं देने दिया। तो इस तरीके से उनका आरोप लगा है। अब 5वां देखिए, फिर से एग्जिट पोल फेल हो गए हैं, लेकिन रोने वाले प्रदीप गुप्ता पास कैसे हो गए। आपको ये चेहरा बहुत अच्छे से याद होगा। लोकसभा के टाइम पे जब एग्जिट पोल फेल हुए थे तो प्रदीप गुप्ता रो दिए थे, जो कि एक्सिस माई इंडिया के चीफ हैं। लोकसभा और हरियाणा चुनाव में फेल हुए एग्जिट पोल मैं आपको कल भी शो करके बता चुकी हूं कैसे। एक्सिस माई इंडिया के प्रदीप गुप्ता बहुत रोए। इस बार भरोसा उठा, एग्जिट पोल डरे, लेट दिए। मतलब लोकसभा और हरियाणा में इतना सब कुछ हो गया कि जो इस बार के एग्जिट पोल आए थे वो यहाँ तो लेट आए, यहाँ तो रेंज ज्यादा थी, यहाँ तो उन सब का भरोसा उठ गया था कि भाई सब कह रहे थे एग्जिट पोल में हमें तो भरोसा नहीं है। तो इस तरीके से एग्जिट पोल आए। सारे एग्जिट पोल्स में सिर्फ और सिर्फ प्रदीप गुप्ता का एक्सिस माई इंडिया ही सही निकला है। मैं आगे बताती हूँ कि किस तरीके से सही निकला है। देखिए ये तस्वीर आप सबको याद होगी, किस तरीके से इंडिया टुडे के चैनल पर प्रदीप गुप्ता रोए थे जब इनका प्रेडिक्शन गलत निकला था। हरियाणा चुनाव में भी इसी तरीके से हुआ। और आप इस बार के एग्जिट पोल देख लीजिए, आप सब पे आंकड़े देखिए। आपको पता है कि एनडीए गठबंधन 200 के पार हो चुका है, लेकिन अगर आप इधर नजर डालेंगे, इन्होंने जितने भी 9 एग्जिट पोल हैं, चाहे वो मैट्रीज ले लीजिए, पीमार्क, इन सब ने कहा तो सही कि एनडीए गठबंधन की सरकार आएगी, लेकिन बहुत डर डर के। रेंज आप देखिए बहुत कम है। सिर्फ एक अकेला एक्सिस माई इंडिया, जहां पर आपको दिख रहा होगा कि किस तरीके से इन्होंने कहा 200, 178 से 200। तो इसलिए पूरे एग्जिट पोल में, और ये तो 4 इंडिया गठबंधन की सरकार बना रहे थे, तो इन 4 को तो आप कट्टा ही मार दीजिए। इन 9 में से भी अगर आप देखते हैं, सिर्फ एक अकेला एक्सिस माई इंडिया यानी प्रदीप गुप्ता का ये बता रहा था 200 के ऊपर जाएगी और यहाँ पे इंडिया गठबंधन को कम सीटें मिलेगी, लेकिन इससे भी बहुत कम प्रदर्शन किया इंडिया गठबंधन ने। तो इस बार एग्जिट पोल के हीरो तो प्रदीप गुप्ता निकले हैं। झारखंड में भी देख लीजिए किस तरीके से बताया जा रहा था कि भाई 4 तो बता रहे थे एनडीए गठबंधन की सरकार, 3 ने बताई थी महागठबंधन की सरकार, और वो 3 कौन थे महागठबंधन की सरकार बताने वाले? एक्सिस माई इंडिया। देखिए फिर झारखंड में भी हीरो बन गए। इलेक्टोरल एज, जो कि महाराष्ट्र में तो फेल हो गया लेकिन यहाँ पर सही रहा। और तीसरा देख लीजिए पीमार्क। इस तरीके से एग्जिट पोल के नतीजे सामने आए। अब देखिए अब आगे क्या होगा। भाई नतीजे आ गए, लेकिन आप सबके लिए एक देखना बात इंटरेस्टिंग है कि शिंदे और फडणवीस के बीच आखिरकार लड़ाई कैसी होगी, सीएम कौन बनेगा, सीएम पद के लिए एनडीए में क्या तोड़फोड़ होगी, क्योंकि आपको भी पता है दोनों प्रबल दावेदार हैं।
सारे विधायकों को चार्टर में ऑलरेडी मुंबई लाया गया है। देखिए पहले तो ऐसी बात थी कि बहुत क्लोज फाइट होती है तो कहीं राष्ट्रपति शासन ना लग जाए, कहीं ये खरीद फरोख्त चालू ना हो जाए, कहीं ये जो हॉर्स ट्रेडिंग होती है, हॉर्स पूरा का पूरा इधर जाके रिजॉर्ट पॉलिटिक्स होती है वो ना शुरू हो जाए, तो उन सबको तो आप काटा मार दीजिए। लेकिन अब फडणवीस और शिंदे के बीच में कौन बनेगा सीएम? अच्छा, शिंदे के पास कौन कौन से हथियार हैं? भाई शिंदे कहेंगे कि देखिए सरकार और सीएम को जनादेश मिला है। शिंदे को अगर मैं आपको कुछ सर्वे भी बताती हूँ तो सबने कहा कि हाँ हम शिंदे को वापस देखना चाहते हैं सीएम के तौर पर। बीजेपी के पास पूरा का पूरा बहुमत नहीं है, अजीत भरोसेमंद नहीं है। भाई शिंदे ये कह सकते हैं ना कि अगर तुम लोग मुझे नहीं बनाओगे सीएम तो मैं तो चला जाऊंगा। अजीत भरोसे वाले नहीं है, आपके पास बहुमत नहीं है, मैं चला गया, मेरे पास 55 से ज्यादा सीटें हैं तो फिर बेड़ा गर्क हो जाएगा। 2.5 साल के काम पर मुहर लग गई है। शिंदे यही कहेंगे कि 2.5 साल का जो काम हुआ है और उसका रिजल्ट सामने है, बीजेपी के लिए पार्टी तोड़ी। शिंदे ये भी तो कह सकते हैं कि इधर इतना सब कुछ, मतलब आप सोचिए कि उद्धव शिंदे अलग हुए यानी शिवसेना टूटी, एनसीपी अलग हुई यानी अजीत पवार शरद पवार टूटे, तो इतना सब कुछ किया तो वो कहेंगे कि भाई मुझे सीएम बनाओ वापस। अच्छा, जब उनसे पूछा गया, भाई जीत गए तो शिंदे से पूछा गया बताइए सीएम कौन बनेगा, उन्होंने कहा अभी कोई डिसाइड नहीं हुआ, जिसकी सीटें ज्यादा उस हिसाब से हम लोग बनाएंगे। अच्छा, सीटें तो फिर उस हिसाब से बीजेपी की ज्यादा हैं, तो फिर ये क्या संकेत है कि क्या इस बार फडणवीस बन जाएंगे सीएम और शिंदे और अजीत पवार डिप्टी सीएम बनेंगे, या फिर शिंदे और फडणवीस हट जाएंगे इनके बीच में से? तो बहुत सारी चीजें अभी बची हुई है। और मैं आपको इसमें एक और अपडेट दे दूं, बीजेपी ने परसों ही मीटिंग बुला ली है। आपको पता है कि 2 दिन के बाद कार्यकाल खत्म होने वाला है, तो 2 दिन के बाद यानी तीसरे दिन आपको किसी भी हालत में शपथ लेनी है और ये डिसाइड कर लेना है कि भाई सीएम कौन है, डिप्टी सीएम कौन है, किस तरीके से आप इसको आगे बढ़ाएंगे। आपको क्या लगता है मुझे ज़रूर बताइए। आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे थे, मैं हूं रिमझिम जेठानी, आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।